तेरापंथ महिला मंडल द्वारा कोरोना विषय पर आयोजित जूम संगोष्ठी एक आकर्षक और उपयोगी कार्यक्रम था। जो लोग उसे देखने से वंचित रह गए, उनकी सुविधा के लिए उसके वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। उसका पहला खंड प्रस्तुति खंड था और उस प्रस्तुति खंड से उठी हुई जिज्ञासाएं और उनके समाधान को समाहित करता हुआ यह दूसरा खंड है, प्रश्नोत्तर खंड। एक प्रश्न आया है, किनका है? पवन पगारिया जी, पोस्ट कोविड फटीग, कोविड के बाद जो थकान होती है उससे कैसे डील करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। कोविड इन्फेक्शन के बाद थकान इसीलिए होती है, जैसा मैंने बताया, कि एंटीबॉडी बनने लगती है, डब्ल्यूबीसी बनता है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज, ये सब बनते हैं। तो होता यह है कि आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है, हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो आपके काम करने की क्षमता कम हो जाती है। ऑर्गन्स आपके वीक हुए हुए रहते हैं वायरस के अटैक से, लंग्स वीक हुए हुए रहते हैं, तो शरीर आपका सेफ मोड में चलता है। जैसे कंप्यूटर में आपने देखा है कई बार कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है और सेफ मोड में चलता है, काफी फंक्शंस उसके बंद हो जाते हैं, बेसिक फंक्शंस चलते हैं। तो आप ये समझिए कि अगर आप किसी गंभीर, कोरोना ही नहीं, किसी भी गंभीर बीमारी से आप रिकवर हुए हैं तो क्लिनिकली आप फिट हो गए। जो सिम्टम्स थे आपके, टेम्परेचर चला गया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, पल्स रेट नॉर्मल हो गया, ये क्लिनिकल फाइंडिंग्स है। ये अगर नॉर्मल हो गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूर्ववत हो गए, आप सेफ मोड में चल रहे हैं। आपके लीवर, हार्ट, किडनी, ये सारे उतने ही काम कर रहे हैं कि सिस्टम को सपोर्ट कर सके। और सिस्टम सपोर्ट करने का मतलब लोड लेना नहीं होता है। आपने छत की ढलाई कर दी, ढलाई हो गई, इसका ये मतलब नहीं कि ढलाई लोड ले लेगा, 21 दिन तक आप शटरिंग नहीं हटाते। तो आपके शरीर को कायम रख दिया, जान बच गई, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक्टिव लाइफ वापस शुरू कर दें। जब तक आपके हीमोग्लोबिन और सारे, सिर्फ हीमोग्लोबिन भी काफी नहीं है, वो 4 दिन में आ जाता है, 4-5 दिन में, पर सारे मसल्स और सारे सिस्टम टोन अप हो जाएं, तब तक आपको रेस्ट करना है और ग्रेजुअली लोड देना है। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, जिस समय इन्फेक्शन होता है ऑक्सीमीटर काफी पॉपुलर हुआ है आजकल। ऑक्सीमीटर आप लगाते हैं, 96 को याद रखिए, 96 से ज्यादा पल्स रेट ना हो, 96 से नीचे ऑक्सीजन ना हो। अगर ऐसा होता है तो अलर्ट हो जाइए, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। ऑक्सीजन बहुत कम समय के लिए भी अगर दे दिया गया इनिशियली तो सारे कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर देगा। और कहते हैं ना, एक कहावत है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। समय पर एक सिलाई 9 सिलाई बचा देती है। अगर वो एक सिलाई नहीं की जाए तो 9 सिलाई करनी पड़ जाती है। तो यदि ऑक्सीजन लेवल घटा और आपने तुरंत ऑक्सीजन दे दिया और मेडिकल सुपरविजन के अंतर्गत दे दिया प्रॉपर तरीके से, तो काफी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। नहीं तो वो फिर ऑक्सीजन के बाद इंट्यूबेशन, वेंटिलेशन और कई कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं। और ऑक्सीमीटर से आप बहुत समय से पहले पता चल जाएगा। सिम्टम्स आएंगे बहुत देर बाद, जब आपके ऑक्सीजन लेवल 80 पर आ जाते हैं तब आपको थकान आएगी या तब पता चलेगा, जबकि ऑक्सीमीटर आपको 90 में ही बता देगा। लक्षण कुछ नहीं आएंगे, थकान कुछ नहीं मिलेगी, पर आप अलर्ट हो जाएंगे और ऑक्सीजन मेंटेन कर लेंगे। तो फटीग से बचने का जो पवन जी का प्रश्न है, थकान से बचने का यही तरीका है कि आप विश्राम करें। शरीर जब लोड लेने की स्थिति में आ जाए उसके बाद ही उसे लोड दें, अनावश्यक उस पर अत्याचार न करें। ये फटीग से बचने का तरीका है। ऑक्सीमीटर एक छोटा सा यंत्र होता है, इसे उंगली में यूं लगाते हैं और इसके स्क्रीन पर यहाँ रीडिंग आ जाती है और इस रीडिंग में पल्स रेट और वो आ जाता है। नॉन इन्वेसिव है, इसमें कोई न तो कोई वो ब्लड लेने की जरूरत है, कैमरे की अपनी सीमा है, शायद हो सकता है रीडिंग नहीं दिख पाए, पर ये इस यंत्र से आप सब कमोबेश परिचित हो चुके हैं लोग। सीमा जी ने हाथ उठाया, अनम्यूट कर रहे हैं, अनम्यूट करो आप अपने को, अनम्यूट करके। हाँ सीमा जी पूछिए। जय जिनेन्द्र। मेरा एक सवाल था कि हम ये कहते हैं कि डायबिटिक जिनको है, डायबिटीज जिनको है, डायबिटिक पर्सन को इसमें बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। तो अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को ये कोरोना हो जाए तो उसको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? मतलब प्रिकॉशंस तो वो ले रहा है, लेकिन फिर भी अगर हो जाए किसी डायबिटिक पर्सन को तो फिर हमें क्या ज्यादा एहतियात के रूप में हमें ज्यादा क्या उसकी बरतनी चाहिए, एहतियात क्या बरतनी चाहिए, या क्या उसका सोल्यूशन होना चाहिए? जी, एक बात ये आ रही है कि जो पहले से बीमार हैं, जो मोर्टेलिटी हो रही है कोविड में, उसमें ये बात आ रही है कि कोमॉर्बिड फैक्टर्स वो इम्पोर्टेंट है। कोमॉर्बिड फैक्टर्स मतलब ऐसे फैक्टर्स जो मृत्यु कारक होते हैं कोरोना के साथ। ये एक मेडिकल दुनिया का भ्रम है। मैं अभी बहुत बातें नहीं बोलना चाहता हूँ सार्वजनिक मंच पर, मैंने किताब में तो खुलकर लिखी है, काफी हिम्मत की है
और ये हिम्मत के लिए मैंने अपने साथ एक को राइटर भी रखा है, वो एमडी हैं एलोपैथिक के, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, एलोपैथी सिस्टम के हैं, पर वो सहमत हुए मेरी बातों से कि एलोपैथी में कितना घपला है और कितना षड्यंत्र है, और वो मेरे पुस्तक के सहलेखक के रूप में अपना नाम देने को तैयार हो गए। तो उस नाम के साथ एमडी का नाम जब साथ जुड़ जाता है तो बहुत कुछ लिखने की छूट मिल जाती है, तो मैंने उस पुस्तक में काफी बातें लिखी हैं। ये बात पूरी तरह सही नहीं है कि जो कोमॉर्बिड फैक्टर्स हैं, हार्ट, लिवर, किडनी, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के पेशेंट्स, वो कोरोना में ज्यादा खतरे में हैं, मृत्यु दर उनकी हो रही है ज्यादा। बात यह है कि उन बीमारियों में जो दवाइयां चलती हैं, वो दवाइयां उन व्यक्तियों को वल्नरेबल बना रही हैं, न कि वो रोग। जैसे जो डायबिटिक हैं लेकिन वो डायबिटीज की दवाई नहीं ले रहे हैं, वो नॉर्मल व्यक्ति के बराबर ही रिस्क में हैं, लेकिन जो डायबिटीज की दवा ले रहे हैं वो अधिक रिस्क में है, क्योंकि दवाएं आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को, इम्यूनिटी को, रिस्पॉन्स को, एंटीबॉडी बनने की रफ्तार को, सबको बाधित करती हैं। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट जो दवाई ले रहे हैं वो अधिक रिस्क में हैं, उन्हें बहुत प्रिकॉशन की जरूरत है। एक्सपोजर मिनिमाइज करें, बाहर न जाएं। एक दिन अगर बाहर जाना पड़ा तो 3-4 दिन जरूर घर में रहें, ताकि वो 3 दिन एक्सपोजर नहीं होगा तो नंबर ऑफ एक्सपोजर का जो वायरल पार्टिकल की बात मैंने की, वीपी, वो कम वीपी रह जाएगा। यदि रोज निकल रहे हैं तो 100 आज लाए, 100 कल लाए, 100 परसों लाए, तो 300-400 वीपी जमा कर लिया उन्होंने। इसलिए वो एक्सपोजर से बचें और अपने को सेफ रखें, इम्यूनिटी बूस्टर्स रखें। दूसरा प्रश्न था कि एक बार होने के बाद दोबारा होता है या नहीं। अशोक बैद वीरगंज के। अशोक जी, जय जिनेंद्र, बहुत खुशी हुई कि आप आज हमारे साथ हैं। अशोक जी बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं वीरगंज के। ये भी एक बात है कि होता है या नहीं दोबारा, तो एक शब्द में इसका जवाब होगा हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली इसका जवाब है ना, क्योंकि तकनीकी रूप से ये दोबारा हो सकता है, लेकिन देखने में आया है कि ऐसे केसेस 1000 में एक आध हो रहे हैं। तो व्यवहारिक रूप से इसे ना ही कहा जाएगा, पर सैद्धांतिक रूप से हो सकता है कि जहां बात है तो हाँ है। वो इसलिए है क्योंकि जो एंटीबॉडी बनी पहले, वो कितनी बनी इस पर निर्भर करता है। पहली बार हुआ और एंटीबॉडी पर्याप्त बन गया तो फिर दोबारा होना मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही दोबारा एक्सपोजर होता है वैसे ही जो पहले का बना हुआ आईजीएम है, आईजीजी, वो इंफॉर्मेशन मैसेज भेजता है, आईजीएम बनता है और वो किल कर देता है। दो स्थितियां आती हैं जब दोबारा हो सकता है, वो ये कि दोबारा बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो, 1000 वीपी की जगह 2000-3000 वायरल पार्टिकल का एक्सपोजर हुआ, किसी इन्फेक्टेड पर्सन की सेवा में आप लगे हैं, उसके क्लोज कांटेक्ट में हैं। वैसी स्थिति में इतना वायरस आ जाता है कि जब तक दोबारा इम्यूनिटी उस पर हमला करे वो अपनी संख्या बढ़ा लेता है, वैसे केसेस में। और दूसरा केस है, पहला जो एक्सपोजर हुआ था वो बहुत माइल्ड हुआ हो और एंटीबॉडी नहीं बन पाई हो, या आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति इतनी कम हो, कोमॉर्बिड फैक्टर्स हो, दवाइयां आपकी चल रही हो, तो ये प्रॉपर एंटीबॉडी नहीं बनी तो दोबारा आप खतरे में हैं, अदरवाइज दोबारा नहीं होता। एक और लिखा, विदाउट एनी प्रॉब्लम ऑब्जर्व शुड वन गो फॉर एंटीबॉडी टेस्ट और कोविड टेस्ट। विजय जी का ये प्रश्न है। विजय जी, ऐसा है कि यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको जांच क्यों करानी है? दो स्थिति में करानी है, या तो आप किसी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन से मिलके आए हैं जिनसे मिलके आने के बाद पता चला कि वो इन्फेक्टेड था, हम उससे 2 दिन पहले मिलके आए हैं, तो आपको अपनी जांच कराने की इच्छा होगी, या परिवार में घर में किसी को हुआ है तो जांच कराने की इच्छा होगी। तो कोविड टेस्ट यदि आप घर में करवाते हैं तो रिस्क कम है, क्योंकि वो जो व्यक्ति आएगा वो 1 मिनट के लिए आएगा और आपके नाक का स्वैब लेगा, चला जाएगा, पूरे प्रिकॉशन से आएगा, आप भी उस समय सचेत रहेंगे। पर यदि आप हॉस्पिटल या सेंटर में जाके कराते हैं तो वहां तो आप जैसे हजारों लोग आते हैं और प्राय कोविड वाले ही आते हैं टेस्ट कराने, वहां के एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में कोविड के कीटाणु होंगे। तो यदि आपके नहीं भी हैं पर आप गए तो उस समय टेस्ट में नहीं आएगा, लेकिन उस समय आप फ्रेश इन्फेक्शन लेके आ गए। दूसरी बात, कोविड ना भी लाए तो हॉस्पिटल में जॉन्डिस, टीबी, टाइफॉइड, हर तरह के बच पेशेंट रहते हैं, वो बीमारियों का माहौल रहता है वहाँ कीटाणुओं का, वहाँ क्यों जाना? घर में यदि टेस्ट होता है तो करा सकते हैं। दूसरा है, इस प्रश्न का दूसरा खंड है एंटीबॉडी टेस्ट। वो आप इन्फेक्शन आने के, आपके शरीर में वायरस आने के 14 दिन के बाद ही कराएं तो कारगर होता है। तो यदि आपको लगता है कि किसी दिन इन्फेक्शन आपको हुआ था तो उसके 14 दिन बाद एंटीबॉडी टेस्ट आप करा सकते हैं। एक बार टेस्ट करा लेते हैं तो आपको पता चल जाता है, यदि नहीं बनी है एंटीबॉडी तो आप रिस्क में अभी भी हैं, यदि बन गई है और पर्याप्त मात्रा में है तो आप रिस्क कम हो गई है। ये इसका उत्तर हुआ। क्वारंटाइन और आइसोलेशन में क्या फर्क है? आइसोलेशन होता है अपने को बचाने के लिए या पेशेंट को बचाने के लिए, क्वारंटाइन होता है उसे कीटाणु मुक्त करने के लिए। तो जो पेशेंट है उनको क्वारंटाइन में डाला जाता है, वो वहां रहकर कीटाणु मुक्त हो जाते हैं, संक्रमण मुक्त हो जाते हैं। और आपको बचना है तो आप आइसोलेशन में आ जाते हैं,
या आपसे किसी और को न हो, इस पर्पस से आप आइसोलेशन में आते हैं, और स्वयं को आराम करके, विश्राम करके संक्रमण मुक्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्वारंटाइन कहलाती है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैंने कहा ना, प्रश्नों के बहाने बातें निकलती हैं। जितना दुहेंगे उतनी दूध देती है गाय। और अपने तो आगम भी प्रश्नोत्तर की शैली में है। गौतम स्वामी पूछते जाते थे, भगवान बताते जाते थे। गीता भी प्रश्नोत्तर की शैली में है। तो प्रश्नोत्तर की शैली में जितनी बातें आ सकती हैं वो एक साथ बताने में नहीं भी आ सकती हैं। ये प्रश्न है प्रेम बोथरा, शायद जयपुर से होंगी प्रेम आंटी। इनका प्रश्न है, मौसम्बी का रस और नारियल का पानी फायदा करता है क्या? जितने लिक्विड हैं, जितने फ्लूइड्स हैं, वो सब फायदा करते हैं। मौसम्बी के रस में एडेड एडवांटेज है सिट्रिक एसिड के साथ साथ एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का थोड़ा, और नारियल के पानी में मिनरल्स का बड़ा फायदा है। बहुत सारे रिच मिनरल्स उसमें होते हैं। फ्लूइड्स का मैंने कहा लिक्विड क्यों? डेंगू, चिकनगुनिया और फ्लू, इन चीजों की, इन बीमारियों की जो उपचार पद्धति है वही उपचार पद्धति कोरोना की भी होगी, क्योंकि ये भी वायरल है, एंटीबॉडी बनाना है। एंटीबॉडी बनाने के लिए लिक्विड्स का, फ्लूइड्स का बहुत रोल है। डेंगू चिकनगुनिया में हम देखते हैं कि सिर्फ रेस्ट करना है और लिक्विड्स पीने हैं। जितना लिक्विड पिएंगे हमारे बोन मैरो में, उतना ज्यादा एंटीबॉडी प्रोडक्शन बढ़ेगा, फास्ट होगा। तो जितने तरह के लिक्विड पीने हैं, इन दो के अलावा मैं बहुत सारी चीजें बताता हूँ आपको। गिलोय का रस, ये अगर आप पीते हैं तो इसके साथ बहुत पानी पीना पड़ता है, क्योंकि बहुत कड़वा होता है। उस बहाने पानी भी बहुत जाता है, और गिलोय का रस भी एंटीबॉडी फॉर्मेशन बढ़ाता है। पपीते के पत्ते का रस, जो चिकनगुनिया, डेंगू में भी देते हैं। इसके अलावा जितने फ्लूइड्स हो सकते हैं, छेने का पानी बहुत ही बढ़िया काम करता है। नारियल का पानी, मौसम्बी का रस, अनारस का रस। अनार अभी नहीं लेना है जिस समय इन्फेक्टेड हो, क्योंकि अनार में आयरन होता है, एप्पल में, सेब में आयरन होता है। इस तरह आयरन की चीजें आप रिकवरी के बाद ले सकते हैं, पहले नहीं। बाकी जितने लिक्विड्स आप ले सकें, ग्लूकोज लें, ओआरएस लें, छेने का पानी लें, शरबत लें, नींबू पानी लें, शिकंजी लें, सारे लिक्विड्स जितना पानी पी सकें। सॉलिड डाइट कम करें, फ्रूट्स और फ्रूट के जूस जितना ले सकें, जिस रूप में ले सकें, वो बहुत अच्छा उपचार होता है। किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती, ये दवा का काम करता है। हाँ, मैं अंतिमा बुच्चा बोल रही हूँ दिल्ली से। जी, आपका प्रश्न है कि 14 दिन आइसोलेशन के बाद दोबारा टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो टेस्ट कराने की, कोविड टेस्ट कराने की तो जरूरत नहीं है। मुझे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी, बस मुझे सिर्फ लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट था, बाकी मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो वो 8 से 9 दिन में कोरोना अपने आप चला जाता है, कोविड टेस्ट नेगेटिव आएगा। एंटीबॉडी टेस्ट आप करवा सकते हैं, इससे ये पता चल जाएगा कि कितने एंटीबॉडी बनी हुई है, आगे के लिए रिस्क आपकी कितनी कम हुई। और जब कोविड के समय कोई टेस्ट करवाते हैं पीसीआर, तो उसमें आरटीपीसीआर जो होता है, रियल टाइम पीसीआर, उसमें एक डिजिट आती है सीटी, साइकिल थ्रेशोल्ड। मतलब कितने साइकिल्स मल्टीप्लाई होने के बाद वायरस की संख्या थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगी। तो जितना कम सीटी है उतना रिस्क ज्यादा है, उतना आप दूसरों को संक्रमित ज्यादा कर सकते हैं, आप खुद ज्यादा रिस्क में हैं। क्योंकि कोई 24 का लिमिट बताते हैं, कोई 29 का बताते हैं। तो आप ये समझिए 29 सीटी का मतलब 29 बार जब वो मल्टीप्लाई करेगा, बहुगुणित होगा, तो थ्रेशोल्ड पार करेगा। 29 बार करने के पहले एंटीबॉडी बन जाएगी और उसको थ्रेशोल्ड पहुंचने ही नहीं देगा, तो वो वायरस बढ़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर सीटी कम है, अगर 12, 14, 15 है, इसका मतलब 12 बार मल्टीप्लाई होते ही थ्रेशोल्ड पार कर जाएगा और 12 बार वो कर सकता है। तो शुरुआती दौर में अगर साइकिल थ्रेशोल्ड बहुत कम है तो खतरे की बात है। साइकिल थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा है, 30 है, 32 है, 35 है, तो कोई खतरे की बात नहीं है, क्योंकि उतनी बार वो मल्टीप्लाई हो उससे पहले एंटीबॉडी उसको ध्वस्त कर देगा। तो सीटी एक संख्या आती है रियल टाइम पीसीआर, आरटीपीसीआर में, वो आप जब जांच कराएं तो वो रखें। और ये दोबारा टेस्ट कराने की कोविड की आवश्यकता नहीं है, लोग संतुष्टि के लिए करवाते हैं ताकि एक दस्तावेज भी रहे। ये इसलिए भी जरूरी है कि कई जगह आपको नहीं जाने दिया जाएगा कि आप कोविड का अपना नेगेटिव का वो टेस्ट दिखाइए रिपोर्ट, नहीं तो आपको अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। मेडिसिन, डायबिटीज का मेडिसिन कैसे काम करता है? अच्छा, ये प्रश्न आया है उषा बैद जी का, डायबिटीज की दवा कैसे काम करती है। डायबिटीज के बारे में मेरी पुस्तक में पूरा एक अध्याय है, और डायबिटीज के बारे में बहुत बड़ा भ्रम फैलाया हुआ है। डायबिटीज की कहानी यह है कि WHO को मैनेज करके जो 180 की लिमिट हुआ करती थी, उसको 160 फिर 140 करवाया गया, ताकि अधिक से अधिक लोगों को डायबिटीज डिक्लेयर किया जा सके। तो ये मेडिकल साइंस डिक्लेयर नहीं करता है कि आप डायबिटीज हैं कि नहीं, मेडिकल इंडस्ट्री डिक्लेयर कर रही है कि आप हैं कि नहीं। और डायबिटीज की दवाइयों के बारे में
आज विषयांतर हो जाएगा, कोरोना की बात हो रही है, कभी डायबिटीज पर क्लास हो तो फिर डायबिटीज पर पूरी बात करेंगे। ये सिर्फ दवा की बात तो अधूरी सी बात हो जाएगी, एक ऊर्जा हो जाएगा। डायबिटीज की पूरी कहानी को समझना जरूरी है। विजय जी और ज्योति पुगलिया कैलकाटा से, इनका प्रश्न है हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ कोविड। बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है। इस प्रश्न के बहाने मैं बहुत जरूरी बात बताना चाहूंगा। अभी 3 बातें हो रही है कोविड को लेकर। या तो कोविड फोबिया हो रखा है, कोविड का फियर हो रखा है लोगों के मन में, कोविड से डर रहे हैं, या वो कोविड को नेगेट कर रहे हैं, नकार रहे हैं, कोविड कुछ होता ही नहीं। कई लोग बोल रहे हैं कोविड कुछ नहीं होता, हल्ला है, झूठ मूठ का हुआ है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एक दोनों एक्सट्रीम एंड पर हैं, एक बिल्कुल डर रहे हैं, एक बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, कुछ नहीं होता कोविड। और एक तीसरी चीज है जो कोविड से फेडअप हो चुके हैं, उकता चुके हैं लॉकडाउन में, घर में बैठे बैठे, कि होता भी है तो हो जाए, जो होना है हो जाएगा, मरेंगे मर जाएंगे, कितने दिन घर में बैठेंगे, वो उकता गए हैं। ये तीनों स्थितियां घातक हैं, मैं आपको बताऊं। चौथी स्थिति में कोई नहीं है। इन 3 भाग में बटे हुए हैं लोग, या तो कोविड से बहुत डरे हुए हैं, या कहते हैं कोविड कुछ होता ही नहीं है, या कहते हैं होता है तो हो, जो होना है हो, उकता चुके हैं। कोविड से लड़ने के लिए आपको बचाव के, उपचार के, परहेज के उपाय करने हैं, डरना नहीं है। क्योंकि यदि आप डरते हैं तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए सबसे जरूरी है आप निडर होके रहें। डरते ही नर्वसनेस होगा। नर्वसनेस जब होती है तो हमारा जो एंडोक्राइनल सिस्टम है, अंतरस्रावी ग्रंथियां हैं, उनके कंपोजिशन चेंज हो जाते हैं। हमारी पिट्यूटरी एक्टिव हो जाती है, पीनियल ड्रॉप हो जाती है, एड्रेनलिन बढ़ने लगता है। एड्रिनल ग्लैंड नर्वसनेस को काउंटर करने के लिए उत्तेजित करता है। और जब ये डिस्टरबेंस होता है तो पिट्यूटरी उनको संभालने में लग जाती है, एड्रिनल के बैलेंस को और अन्य ग्रंथियों के। और सारे जो एंडोक्राइनल सिस्टम वो डिस्टर्ब होते हैं। डर, नर्वसनेस, फियर, एंजाइटी, क्रोध, इन चीजों के से जो एंडोक्राइनल इम्बैलेंस होता है, इसी से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और शुगर, ये 3 बीमारियां पैदा होती हैं। क्योंकि ये तीनों एंडोक्राइनल सिस्टम पर डिपेंड करती हैं, और वो सिस्टम जहां फेल होता है, डिस्टर्ब होता है, ये तीनों बीमारियां आ जाती हैं। तो इन भावों से, नकारात्मक भावों से बिल्कुल बच के रहना है। फियर का मतलब है आप उस चीज को बुला रहे हैं, जिससे आप डर रहे हैं, आप उसको बुला रहे हैं। फियर की कोई जरूरत नहीं है। कोविड की डेथ रेट इतनी कम है, और मैंने ये सिस्टम बताया कैसे एंटीबॉडी बन जाती है और आप जीत जाते हैं, नेचुरल प्रोसेस है, सिर्फ उसको बूस्ट कर देना है। और डेथ रेट इतनी कम है कि कुछ हवा ज्यादा हो रहा है तो डरना नहीं है, उपचार करना है। और डरने की जरूरत इसलिए नहीं है कि आपको अपने आसपास बहुत सारे कोविड के पेशेंट्स मिलेंगे कि इसको भी कोरोना हुआ, इसको भी कोरोना हुआ, पर मरे कितने, डेथ कहाँ हुई, बहुत कम। जिनके कोमोर्बिड फैक्टर्स थे वो मरे। जो मरने के कगार पर थे, 6 महीना साल भर बाद किसी और बीमारी से मर जाते या नेचुरल डेथ में मर जाते, जो ऑर्गन उनके कमजोर हैं उनके कारण वो मर जाते, वो कोविड के कारण प्रीपोन हो गया उनका डेथ। बाकी सिर्फ कोविड के कारण मरे हों ऐसे केसेस 1000 में 1-2 होंगे। तो इसलिए जिस बीमारी में मोर्टेलिटी रेट 1000 में 1 है, उससे कैसा डरना, और जिससे हम आसानी से बच सकते हैं उससे कैसा डरना। इसलिए कोविड के फियर को जानकारी से ही आप डर को हटा सकते हैं। चेन्नई से देवीलाल हिरन जी का प्रश्न है कि कोविड से मुक्ति कब मिलेगी। तो मैं खुद प्रतीक्षा कर रहा हूँ, अब विज्ञान हो जाए तो फिर मैं बता दूं कब मिलेगी। वैसे जो बातें आ रही हैं और जो ट्रेंड हमने देखा है, उसका ये निष्कर्ष है कि हर्ड इम्यूनिटी ओनली उपाय, एकमात्र उपाय है हर्ड इम्यूनिटी, यानी हर व्यक्ति इम्यून हो जाए। और हर व्यक्ति इम्यून होगा तब जब सब एक्सपोज हो जाएंगे। जब भी कोई महामारी होती है तो 50-60% लोगों तक वो पहुंच जाती है, और उतने लोग जब एक बार इम्यून हो जाते हैं दोबारा होना बंद हो जाता है। आपने देखा होगा कंजक्टिवाइटिस, आंखें जो लाल हो जाती हैं, आंख आने की बीमारी, वो 5-7-10 साल में एक बार आती है। और जब आती है तो 1 साल बहुत जोर से रहती है, दूसरे साल हल्का हल्का होता है, फिर बंद हो जाती है, 5-10 साल तक नहीं होती है। क्योंकि सारी पॉपुलेशन एक बार उससे इफेक्टेड हो जाती है, इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। 5-7-10 साल में नई पीढ़ी आ जाती है जिनके पास वो इम्यूनिटी नहीं होती है, और कुछ लोग जो बचे रहते हैं कैरियर के रूप में, वो वापस उनको इन्फेक्ट करते हैं। फिर एक बार बूम आता है, 1 से 2 साल रहता है कंजक्टिवाइटिस या डेंगू, चिकनगुनिया, इनका भी एक दौर चलता है, आपने देखा, फिर वो काफी दिनों के लिए शांत हो जाते हैं। तो वो जब पूरे कम्युनिटी में स्प्रेड हो जाता है, एंटीबॉडी सब में बन जाती है, सब इम्यून हो जाते हैं, तो वो महामारी का रूप खत्म हो जाता है एक सामान्य बीमारी के रूप में। जैसे टीबी, जॉन्डिस, टाइफाइड, मलेरिया आज हैं हर जगह, कभी कभी किसी किसी को होता रहता है, वैसे ही ये एक बीमारी बन के रह जाएगी, पूरी तरह मुक्ति नहीं होगी। हमारे दुनिया में बीमारियों की जो सूची है उनमें एक नाम जुड़ गया है, हमेशा के लिए जुड़ गया है, लेकिन इससे डरने की बात नहीं है। जैसे और बीमारियां हैं, मलेरिया है, टीबी है, जॉन्डिस है, फ्लू है, जितनी बीमारियां हैं, संक्रामक बीमारियां भी बहुत सारी हैं, वैसे ही एक संक्रामक बीमारी उस लिस्ट में और जुड़ गई,
पढ़ने के लिए बच्चों को एक अध्याय और जुड़ गया, इतना ही कष्ट हुआ। बाकी ये जो महामारी का रूप है, ये हम सोच सकते हैं कि इससे कब मुक्ति मिलेगी। कोविड से तो मुक्ति कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि न जॉन्डिस से मिली, न मलेरिया से मिली, न टीबी से मिली, तो इससे क्यों मिलेगी। कि हाँ, महामारी का रूप इसका कब खत्म होगा। हर्ड इम्यूनिटी जब खत्म होगी, सबको हो जाएगी हर्ड इम्यूनिटी, तब होगी। ठंड का मौसम आ रहा है, इस मौसम में रेस्पिरेटरी सिस्टम के सार्स और कोविड ग्रुप के जो भी बीमारियां हैं, सर्दी जुकाम फ्लू, ये जरा ज्यादा बढ़ती हैं। और इसमें जो इम्यून हो गए, बच गए, उनको तो फिर जब ठंड में नहीं हुआ तो गर्मी में उनको क्या होना है, वो एक तरह से उसके बाद मुक्ति मानेंगे। दूसरी बात, सरकार जो मैंने बताया कर्व को फ्लैटन करने के लिए जो चार्ट हमने देखा कि जैसे बढ़ रही है, उस चार्ट को डाउन करने के लिए बंदी, लॉकडाउन, ट्रेनें बंद, ये जो उपाय कर रही हैं, इनको अब धीरे धीरे खोल रही हैं। इसका कारण भी यही है कि सरकार ने एक लिमिट बना रखी है, एक लगभग अंदाज, कोई फिक्स आंकड़ा मैं नहीं बता सकता, लगभग हमने देखा है 90,000 के आसपास का एक रेंज है, 1,000 लाख और 90,000 का। प्रतिदिन उतने केसेस आते हैं, तो वो लिमिट पर आ गए तो कड़ाई रखते हैं। फिर जब उससे नीचे आते हैं, 40-50 हजार प्रतिदिन के केसेस आ गए, अभी 50,000 के आसपास आ गए, तो धीरे धीरे सिनेमा हॉल एक सीट के बाद एक सीट खुलना, आधी ट्रेनें खुल रही हैं, काफी सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं, मॉल खुल रहे हैं, इनको खोला जाएगा। पूजा की शॉपिंग और घूमना फिरना भी लोग कर रहे हैं दशहरा में, उससे स्प्रेड होगा तो संख्या बढ़ेगी, फिर दीपावली में बढ़ेगी, इस तरह संख्या बढ़ती जाएगी। और लॉकडाउन कुछ कुछ रहेगा, फिर संख्या घटने लगेगी, कुछ और चीजें खोली जाएंगी, पूरी ट्रेनें खुल जाएंगी, करते करते ये 40-50 हजार प्रतिदिन के रेंज पर रखते हुए पूरे देश में हर्ड इम्यूनिटी कंप्लीट कर ली जाएगी। उसके बाद ये महामारी का रूप खत्म हो जाएगा, ये बीमारी का रूप बन के रह जाएगा। चंचल जी वैद का प्रश्न है, गिलोय का रस कितने दिन लेना चाहिए। गिलोय का रस बाबा रामदेव बताते हैं हमेशा लेना चाहिए, रोज लेना चाहिए। कोविड से इसका कोई संबंध नहीं, जब कोविड नहीं आया था तब से ये बात हो रही थी। ये बहुत सारी चीजों को ठीक करता है, शरीर के पूरे सिस्टम को ठीक करता है, जिसमें इम्यून सिस्टम भी आता है। तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए गिलोय का रस आप लेते हैं, लेकिन ये खाली पेट लेना चाहिए। एक आता है कॉम्बिनेशन गिलोय आंवला मिला हुआ, तो आंवला मैंने बताया खाने के तुरंत बाद लेना है, गिलोय खाली पेट लेना है। अब ये कॉम्बिनेशन आ गया तो कैसे करें, कब लें, ये बड़ी गड़बड़ चीज हो गई। अलग अलग लें, सुविधा के लिए मिला के दे देते हैं, लोगों को समय नहीं है, एक बार में ले लिया, खाना पूर्ति कर ली। उस दृष्टि से जैसे एलोपैथिक है, टैबलेट सुविधा के लिए बन गई, वैसे ही मिक्सचर बना दिया। वास्तविक उपयोग इसका अच्छा तब होगा जब गिलोय आप खाली पेट लें और आंवले का रस खाने के बाद लें, तो गिलोय हमेशा लेना चाहिए। एलोपैथी मेडिसिन बीइंग टेकन, Tamiflu and antibiotics, which are the side effects? इन्होंने पूछा है, पवन पगारिया जी ने, एलोपैथिक मेडिसिन इन्होंने ली है, एंटीबायोटिक्स और फेबिफ्लू, इनके साइड इफेक्ट्स। फेबिफ्लू का कंपोजिशन मुझे नहीं पता है, शायद मेरे ख्याल से ये कुछ एंटीपायरेटिक ड्रग होंगे। तो ये दवाइयाँ किडनी को नुकसान करती हैं जो एंटीबायोटिक हैं, चाहे वो क्रोसिनी क्यों नहीं हो, जिसको सबसे सेफ कहा जाता है, वो भी किडनी को नुकसान करती हैं, बाकी से कम। और एंटीबायोटिक्स जो है वो तो पेट के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, लाभदायी बैक्टीरिया जो डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, उनको मार देती है। तो एंटीबायोटिक्स के तो नुकसान पता ही है। अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने चाहिए। वायरस में एंटीबायोटिक की कोई भूमिका नहीं है। एंटीवायरल ड्रग अलग होते हैं, एंटीबायोटिक्स अलग होते हैं। एंटीबायोटिक्स कभी वायरस को नहीं मारता। डॉक्टर एंटीबायोटिक्स लिखते हैं क्योंकि उसमें मेडिकल कंपनियां उनको काफी इंसेंटिव्स देती हैं। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि आज जो चिकित्सा पद्धति चल रही है, एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति, बाकी तो अलग है, एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति भी जो दावा करती है कि वैज्ञानिक पद्धति है, वो भी मेडिकल साइंस के हिसाब से नहीं चल रही है, वो मेडिकल इंडस्ट्री के हिसाब से चल रही है, मेडिकल इंडस्ट्री के हितों को ध्यान में रख के चल रही है। एंटीबायोटिक्स का प्रयोग उसी का एक हिस्सा है। एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन को नहीं मारता। जब किसी डॉक्टर से बहस होती है तो वो कहते हैं हम सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए दे रहे हैं, वायरस से बॉडी कमजोर हो गई है, हो सकता है इसको कोई बायोटिक इन्फेक्शन हो जाए, इससे बचाने के लिए। तो ऐसे बचाने के लिए तो आप अपने घर में आर्म्ड गार्ड बिना मतलब रोज रखिए, रोज सिक्योरिटी गार्ड लेके हर आदमी चले, ये बचाव का तो तरीका नहीं हुआ अननेसेसरी एंटीबायोटिक खाना। हाँ, पवन पगारिया जी ने काफी लंबे लंबे प्रश्न भेजे हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें परिवार को सलाह मिल जाए, क्योंकि डॉक्टर्स भी एकमत नहीं है। डॉक्टर्स एकमत कैसे होंगे, नई बीमारी है, इसके बारे में रोज नई नई बातें आ रही हैं। कभी आया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लीजिए, फिर आया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन घातक है, फिर दूसरी दवाइयों के नाम आए, फिर आइवरमेक्टिन का नाम आया, कभी रेविप्रिल का नाम आया एंटीवायरल, फिर वो हट गया कि नहीं नुकसान करता है। वो खुद पता नहीं, उनको कोई रिसर्च नहीं हो पा रही है, कोई ट्रायल नहीं हो पा रहा है, बीमारी नहीं है, दवाइयों के ट्रायल नहीं हुए हैं, WHO कह रहा है कि इसकी कोई दवा नहीं है और इसके बिल आ रहे हैं लाखों में। जिस बीमारी की कोई दवा नहीं है, WHO कह रहा है, और उसके इलाज में लाखों के बिल आ रहे हैं, इलाज भी किया जा रहा है, इलाज के नाम पर कुछ किया जा रहा है,
तो ये दवाइयों का तो चक्कर ऐसा ही है, एलोपैथी का मैंने कहा मेडिकल इंडस्ट्री के हिसाब से इलाज होता है, और ऐसा प्लेटफॉर्म कोई चाहे तो बना लें और उसमें कुछ ऐसे लोग जो सही सलाह देते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो उसमें मेरे ख्याल से सहभागिता अपनी देंगे यदि कोई ऐसी पहल करे। तो मैं कुछ डॉक्टर्स को जानता हूँ, वो उसमें समय दे सकते हैं, बता सकते हैं। वंदना जी छाजेड़ का प्रश्न है, क्या ये बीमारी कभी खत्म होगी या इसके साथ जीना होगा, जिसका आपने वंदना छाजेड़ के इस प्रश्न का जवाब मिल चुका है। दूसरा प्रश्न है कि इसको 60 प्लस के लिए ज्यादा खतरनाक क्यों है? 60 प्लस वालों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि एज के साथ इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है और उनके ऑर्गन्स कमजोर होने लगते हैं। सारे ऑर्गन्स ऐसे भी कमजोर हो रहे होते हैं और इम्यूनिटी कमजोर हुई भी रहती है, तो कोरोना का अटैक उन पर ज्यादा असर दिखा सकता है, इसलिए उन्हें ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। वर्षा जैन ने स्टीम के बारे में पूछा है। स्टीम इनहेलेशन असरकारक है, काफी राहत देता है, काफी असरकारक है। होता ही है कि हमारे जो कैनल है, जो चैनल जिससे वायरस जाता है वो नाक से कंठ तक जाता है और कंठ से फेफड़े में जाता है। गले में आने के बाद दो रास्ते बनते हैं, पेट और फेफड़ा। यदि पेट में गया तो वो एसिड से जल जाएगा, कोई रिस्क नहीं है। फेफड़े में गया तो जड़ें जमा लेगा और वो जाता है नाक से। यदि हम स्टीम इनहेल करते हैं तो मैंने बताया कि लिपिड से बनी हुई इसकी शेल है, वायरस की जो ऊपरी खोल है वो चर्बी की ऑयल की बनी हुई है। स्टीम की गर्मी से वो पिघल जाता है और एक बार अगर वो पिघल गया और उसका आरएनए बाहर आ गया और वहां उसको होस्ट नहीं मिला तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए स्टीम लेने से उस पाथ में, रास्ते में ही वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लंग्स तक पहुंच नहीं पाता है। तो स्टीम इसमें हेल्पफुल है। इसका सही प्रोसेस ये है कि आपके नाक और मुंह में स्टीम जाए। नाक से आप लेते हैं, नाक से निकालिए, मुंह से लें और नाक से निकालिए। मुंह से लेके मुंह से निकालने में कोई फायदा नहीं है। मुंह से आपने लिया, लंग्स तक ले लिया, निकालते समय नाक से निकाले तो उस चैनल को भी वो साफ करते गया। वो भी एक प्रक्रिया है। कुंजल नेति से भी आप नाक के कैनाल को साफ कर सकते हैं। मुंह में पानी लिया, सलाइन वाटर, नमक का पानी, और उसे नाक से निकाल दिया। ये वही करें जिनको अभ्यास है, नहीं तो पानी सरक जाएगा, कहीं श्वास नली में, लंग्स में चला जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। जिनको गार्गल का, डीप थ्रोट गार्गल का अभ्यास है, पहले बक्कल गार्गल होता है सिर्फ मुंह में, फिर थ्रोट गार्गल होता है जहां से हम क उच्चारण करते हैं उस जगह पर, फिर होता है डीप थ्रोट गार्गल जहां से अ का उच्चारण होता है वहां का गार्गल, और अ के उच्चारण वाले गार्गल के साथ यदि अ का उच्चारण करें, अनुस्वार युक्त अ, तो वो नाक वाले कैनाल में उसके वाइब्रेशंस और उसका पानी जाता है, और उसके साथ मुंह बंद करके करते हुए नाक से सांस के साथ उस पानी को निकाल सकते हैं। जिनका अभ्यास है या किसी कुशल प्रशिक्षक की देखरेख में ये अगर सीख लेते हैं तो आप मुंह से पानी लेके नाक से निकालते हैं तो रिवर्स क्लीनिंग सारे वायरस की हो जाती है। दूसरा तरीका है नाक में सरसों का तेल। सरसों का तेल लगाने के दो तरीके हैं। एक तो उंगली डिप किए सरसों के तेल में और नाक के में जहां तक उंगली जाए कोटिंग कर दें, सरसों के तेल का लेप कर दें, तो वायरस जो नया आएगा वो वहां चिपक जाएगा और आगे नहीं जा पाएगा। और उस सरसों के तेल, वो भी लिपिड है, चिकनाई है, उसको निकालने की जो प्रक्रिया होगी वो उस चिकनाई, जो वायरस के शेल की चिकनाई है, उस पर भी वही लागू होगी और वो उसको निकाल देगा। दूसरा तरीका होता है, अगर कफ की समस्या है तो एक एक बूंद नारियल का, सरसों का तेल दोनों नाक में डालें और मुंह उल्टा गर्दन को पीछे लटका कर कुछ देर रहें, वो तेल भीतर तक चला जाए एक एक बूंद। जलन तो बहुत होगी, बर्दाश्त करना होगा। उस जलन के बाद कफ प्रोडक्शन शुरू होगा, सारे कफ अंदर से निकल के आएंगे। आपको लगेगा इतना कफ तो था नहीं, कहाँ से आया, वो नया प्रोड्यूस होगा और एक तरह से फ्लशिंग होगी, अंदर से कफ बनेगा, पानी आएगा और फ्लश करके बाहर निकाल देगा। लेकिन ये सब तब न करें जब ऑलरेडी कफ प्रोडक्शन बढ़ा हुआ हो, क्योंकि ये कफ प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा, बढ़ाएगा। कफ के साथ एक बात और बताऊं, कच्चा लहसुन बहुत लोग खाते हैं। कच्चा लहसुन खाने के साथ अगर खाते हैं खाली पेट में तो पेट को काटेगा, वही खाली पेट वाली बात है। कई लोगों की धारणा है कि सुबह सुबह खाली पेट खा लूं, वो अगर अल्सर है पेट में या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो उनको दिक्कत कर सकती है। भोजन के साथ भी अगर कच्चा लहसुन चबा के खाएं सलाद की तरह तो भी काम करेगा। लेकिन कच्चा लहसुन कफ को सुखाता है। यदि कफ नहीं बना हुआ है तो आप खा सकते हैं, कफ बन गया तो कच्चा लहसुन भी मत खाएं क्योंकि उसको सुखाएगा। तो कफ के लिए और स्टीम का मैंने बताया। हाँ विमल जी, आप अपना प्रश्न पूछ। जी साहब, जी साहब, आपने कोविड के संबंधित कई भ्रमों को दूर किया, बहुत बहुत साधुवाद। मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ। जी अच्छा, आपके द्वारा वो जो स्वास्थ्य संबंधी पुस्तक है लिखी हुई, इसका नाम क्या और कहाँ से उपलब्ध होगी वो? इस पुस्तक का नाम है गलती कहाँ है, और पूरी इस पुस्तक का पूरा टाइटल अगर पढ़ें तो पहले सब टाइटल है कि 120 साल जीने के लिए हमारा शरीर आधे में ही क्यों मुरझाने लगता है, गलती कहाँ है। हमारा शरीर 120 साल जीने के लिए बना है और इसके पुख्ता प्रमाण हैं। 120 को अगर 100 भी माने तो 25-25 साल के 4 आश्रम, गृहस्थ
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की बात वैदिक परंपरा में आती है। और 120 ऐसे भी कि अगर आप जन्मपत्री बनवाते हैं, जन्म कुंडली, तो उसमें विंशोत्तरी महादशा होती है, किस ग्रह की दशा कब तक रहेगी, और वो कुल 120 सालों की दशा होती है। विंशोत्तरी शब्द का मतलब ही है 120 सालों की ग्रह की दशा का गणना उसमें और फलित रहता है। 120 की गणना क्यों देते हैं ऋषि मुनि ज्योतिष में? क्योंकि वो माना जाता है कि आपका जीवन 120 साल चलेगा। 120 साल कैसे चलेगा उसका फलित बनाया। ये पुस्तक हमारी मेरी है, गलती कहाँ है? मिरर तो नहीं है, मिरर सही दिख रहा होगा आपको? हाँ जी दिख रहा है, गलती कहाँ है। हाँ तो ये पुस्तक मिलेगी कहाँ है? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। सामान्यतः ये मेरे व्याख्यान कार्यक्रमों के दौरान ही उपलब्ध रहती है, क्योंकि इसमें जो बातें हैं वो प्रचलित धारणाओं और बातों से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल विपरीत हैं। तो सिर्फ इस पुस्तक को पढ़कर पाठक सहमत नहीं होंगे, उनको लगेगा ये बिल्कुल ही अलग बात है, क्योंकि जो बात हम रोज सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, जोरों से सुनते हैं, ज्यादा लोगों से सुनते हैं, उसे सही मानने लगते हैं। उससे हटकर कहीं भी बात पर विश्वास नहीं होता। तो जब मेरे प्रस्तुति जब होती है, उसमें सारी बातों को तार्किक तरीके से प्रस्तुत कर देने के बाद फिर ये पुस्तक कन्विंसिंग लगेगी। और इसलिए अभी जब इसका लोकार्पण हुआ था बेंगलोर में, उसके बाद मैसूर में मेरा कार्यक्रम था, और कार्यक्रम के बाद ही पुस्तक वहां उपलब्ध होती। लेकिन वहां हुआ ये कि गुरुदेव ने कहा कि पुस्तक के बारे में बताओ। वो बताना ऐसा हो गया कि बताने के बाद जितनी पुस्तकें थी मेरी मैसूर के लिए मैं ले गया था, वो सारी वहीं खत्म हो गई, एक भी पुस्तक बची नहीं। तो वहां व्याख्यान के बाद भी नहीं दे सका, उनको तो बाद में ट्रांसपोर्ट से भेजना पड़ा। वैसे जहां उपलब्ध कार्यक्रम होते हैं मेरे, वहां उपलब्ध होती है। बहुत आवश्यक आपको हो तो ज्यादा लोगों को अगर चाहिए तो आप एक साथ इकट्ठे करके मंगवा सकते हैं, कुरियर से पहुंच जाएगा। तो चार्ज क्या है साहब? 240 रुपए इसकी प्रिंट है। वैसे कितने लोग लेंगे? जब कार्यक्रम होते हैं वहां तो प्रकाशक से डिस्काउंट हम करवा लेते हैं, पब्लिशर से, कि कार्यक्रम है उस निमित्त विशेष डिस्काउंट करवा लेते हैं। ज्यादा लोगों को अगर चाहिए तो मैं बात कर लूंगा, पब्लिशर से डिस्काउंटेड रेट में भिजवा सकते हैं, और कुरियर चार्जेस भी बच जाएंगे, एक साथ ज्यादा होंगे तो एक एक को तो। आपके मोबाइल नंबर आपके? जी मेरा मोबाइल नंबर है 94, चैट में लिख देते हैं। एक सेकंड सर, आप चैट में भी देख सकते हैं। हाँ ठीक है 94700 94700 41502 94700 41502। 41502। थैंक यू सर, धन्यवाद। ओके राइट सर। भैया कोरोना से आई साइट पे भी इफेक्ट पड़ता है क्या? आई साइट में कोरोना के इफेक्ट के केसेस रिपोर्टेड तो नहीं हुए हैं, पर एक जन को हुआ था, तो ठीक होने के बाद में उनको मतलब दूर की दृष्टि एकदम बहुत खराब हो गई। आई साइट के केसेस डॉक्यूमेंटेड नहीं है, रिपोर्टेड नहीं है, पर ये इतनी नई बीमारी है कि बहुत पुष्टि के साथ कुछ बताया नहीं जा सकता कि इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अभी उन पर तो चल ही रही है खोज, लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये ब्रेन में भी क्लॉट जो बनता है वो कहीं भी जाके अटक सकता है, हार्ट में अटकेगा। एक केस हुआ, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, मेरे शहर में ही घर में सर्दी जुकाम हुआ, एक को हुआ, दूसरे को हुआ, परिवार में कईयों को हुआ, और 2 दिन में ठीक हो गए। 80% लोगों को तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कोरोना हुआ पता भी नहीं चलता। हल्का सा सर्दी बुखार हुआ, किसी ने ध्यान दिया नहीं, कोरोना टेस्ट नहीं करवाया गया, और उसके 20-25 दिन बाद अचानक सडन हार्ट फेलियर और डेथ। वो ऐसा होता है कि जब वो क्लॉट बनता है तो क्लॉट चलते चलते कहीं आकर अटक जाता है। किडनी में अटकेगा तो किडनी फेलियर, हार्ट में अटका तो हार्ट फेलियर, ब्रेन में अटकेगा तो ब्रेन के जिस हिस्से में अटका, अगर वो आई साइट से संबंधित है तो आई साइट लॉस, हियरिंग से संबंधित है हियरिंग लॉस, स्पीच से संबंधित है लेफ्ट पैराइटल रीजन में अगर ब्लॉक अटका तो स्पीच चला जाएगा। जिस रीजन में वो ब्लॉक अटकेगा उस रीजन को इफेक्टेड कर देगा। तो उस क्लॉट को रोकने के लिए डॉक्टर इकोस्प्रिन देते हैं, ब्लड थिनर्स, क्लोपिडोग्रेल, इकोस्प्रिन, एटोरवास्टाटिन, ये दवाइयां, ये 1-2 महीने तक अगर ले लेते हैं तो क्लॉट को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आई साइट के लिए प्रॉपर ऐसा कोई आया नहीं है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। जय जिनेंद्र जी राकेश जी, ये जैसे कोलाइटिस हो तो गिलोय यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और गिलोय का जैसे प्लेन जैसे पानी में अगर रात को भिजा के सुबह वो पानी पीना सही है या गलत? गिलोय लेने के 2 तरीके हैं। एक तो उसको कुचल करके, बढ़िया से अच्छे से कुचल करके पानी में भिजा दीजिए और मसल के पूरा उसका रस निकाल करके वो पी लेते हैं। एक तो वो हुआ, एक उसको बॉयल करके काढ़ा बना लेते हैं। दोनों तरीके से ले सकते हैं। गिलोय स्वरस जो बोतल में आती है वो कच्चे गिलोय का रस होती है जो बोतल में आती है,
और घर में जो बनाते हैं वो उबाल के भी बना सकते हैं। अगर कोलाइटिस है तो मैं सलाह दूंगा कि कच्चा नहीं लें, वो बॉइल्ड लें, क्योंकि कोलाइटिस है तो कीटाणु कोई जाए, कच्ची चीज जाए, वो ठीक नहीं है, तो उनको बॉइल्ड लेना चाहिए काढ़ा गिलोय का। और जैसे अपन इम्यूनिटी करने के लिए अगर कोलाइटिस है तो अपन को क्या लेना चाहिए? कोलाइटिस में सिर्फ तेज मिर्च मसाला या बहुत सारी वैसी चीजों का परहेज रहता है। इम्यूनिटी बूस्टर में आंवले का रस का, जैसे मैंने बताया, खाने के तुरंत साथ अगर लें तो दिक्कत नहीं है, अलग से लेंगे तो वो दिक्कत कर सकती है। इसी तरह गिलोय भी खाली पेट लेते हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत कुछ देर में ही नाश्ता कर लें। हालांकि गिलोय बहुत नुकसान नहीं कर सकता है। आंवले के रस में ये ध्यान रखें, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो लेते हैं वो खाने के तुरंत बाद लें, खाली पेट नहीं लें। धीरेन्द्र जी दुगड़ का प्रश्न है कि पहले के मेरे कार्यक्रम में मैंने गिलोय की सलाह दी थी, अभी भी मैंने गिलोय की सलाह दी है, पर इससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो उसमें क्या करना चाहिए? कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी चीज से एग्रावेट हो सकती है, उससे कॉज नहीं होता, एग्रावेट होती है। तो कॉन्स्टिपेशन को जड़ से पहले हटाना है, इसके लिए फाइब्रस फूड ज्यादा लें, पत्ती की सब्जियां खाएं। अपने समाज में ये कमजोरी है कि हम लोग सब्जी जो खाते हैं वो एक्चुअली फ्रूट्स खाते हैं, जैसे परवल, गोभी, आलू, ये सारी चीजें फ्रूट्स हैं। बॉटनी की दृष्टि से, वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से इन्हें फ्रूट्स कहा जाता है। और सब्जी जो होती है वो होती है पत्ते की सब्जियां, जो स्थानीय समाज के लोग, बिहार के जो स्थानीय समाज है बिहारी लोग, वो अधिक खाते हैं। नेपाल के लोग, नेपाली लोग जो वो खाते हैं। अपने समाज में इसका चलन बहुत कम है, इसे बढ़ाना चाहिए। हम लोग पत्ते के नाम पर एक पालक का पत्ता खा लेते हैं, कभी कभी प्याज पत्ती या मूली पत्ती ले लेते हैं, इससे आगे हम नहीं बढ़ते हैं। जबकि सरसों, बथुआ, कटैया, इस तरह की पाट साग, लाफा साग, गन्हारी, बहुत सारे पत्ते हैं जिनके नाम स्थानीय नाम भी होते हैं। वो पत्ते अगर हम खाते हैं ज्यादा मात्रा में तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। नेपाल में, नेपाल के बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रायो बहुत चलता है नेपाल में, नेपाली रायो वो वहां मिलता है, वो भी एक अच्छा फाइबरस सब्जी का काम है। तो फाइबर जितने हम लेंगे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। फाइन फ्लोर जो है, मैदा, वो बुरी चीज है, वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है। और वैसे कॉन्स्टिपेशन का अगर प्रॉब्लम होता है, कुछ इसबगोल लें, पपीता बहुत अच्छी चीज है, बेल बहुत अच्छी चीज है, इन चीजों का सेवन बढ़ा दें तो कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम से बच जाएंगे। लेकिन अगर कोई गुणकारी चीज खाने से कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो तो उसके कारण उस चीज से हम वंचित रहें, ये बुद्धिमानी नहीं है। उस बीमारी का इलाज करें और उस गुणकारी चीज का भी सेवन करते रहें। जैसे गिलोय अगर मान लीजिए अपन गरम वो काढ़ा बना के नहीं लेना चाहें और कोई टैबलेट फॉर्म में या कुछ ऐसा ले तो कैसा रहेगा? जितने भी दवाइयां हैं उनके टैबलेट फॉर्म भी उपलब्ध हैं। तुलसी की भी घनवटी है, गिलोय की भी घनवटी है, ड्राई फॉर्म है। वो एक्चुअली पोर्टेबिलिटी के कारण है। आप ट्रेवलिंग में, सफर में जा रहे हैं तो ले जाने में सुविधा हो, या आप ऑफिस में लेना चाहें, या आपका घूमने फिरने वाला नेचर है, टूर वाले लोग हैं, उनके लिए सुविधाजनक है टैबलेट फॉर्म। घर में अगर लेते हैं तो उसको जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव फॉर्म है उसी में लेना चाहिए, या अगर वो सूट बिल्कुल नहीं कर रहा हो तब टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। वो विकल्प है, मूल उसको मत माने। काढ़ा फॉर्म में कैसे लिया जाए गिलोय को? गिलोय को कुचल करके भिजा हुआ रहेगा रात भर, और सुबह उसको बॉईल कर लिए, उबाल करके उस पानी को छान के ले लिए। तो अब मैं समझता हूं कि समय हम तो सीमा से कुछ अधिक ही हम लोगों का हो गया है, और दूसरा सत्र मुझे जीएसएस के ग्रुप में फिर यही प्रस्तुति देनी है। तो मैं फिर चाहूंगा कि संचालक महोदया वाइंड अप की ओर प्रस्थान करें। कुसुम जी। हाँ। कोरोना भी 4 लाइन में बोल रही हूँ। कर रहा है समग्र विश्व त्राहि त्राहि, जिससे उसका नाम है कोरोना। कर विध्वंस प्राकृतिक का, ये मानव कह रहा है उससे तो लड़ो ना। दूर रहकर ही बढ़ेगी अब नजदीकियां, बोल रहा है कोरोना। कह रहा है छोड़ संग साथी का, कुछ दिन अकेले रहो ना। कर रही है समग्र विश्व त्राहि त्राहि, जिससे नाम उसका है कोरोना। तो अब मैं प्रोग्राम का आभार व्यक्त करती हूँ सभी क्षेत्र से जुड़े महानुभावों का, जो हमारे अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल द्वारा निर्देशित इस प्रोग्राम को अटेंड किए हैं। स्थानीय अध्यक्ष श्रीमान निर्मल जी मरोठी, अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल के कार्यकारिणी मेंबर, और सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी दुग्गड़, जिन्होंने आज हमारे प्रोग्राम को सक्सेस किया। यूं तो महिला मंडल का हमेशा दिशा निर्देश आपसे मिलता रहता है। आपका वरद हस्त यूं ही महिला मंडल को हमेशा मिलता रहे। ओम अरहम। धन्यवाद। महिला मंडल के सौजन्य से ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा। आप सबों ने पूजा के इस माहौल में भी अपना समय दिया, अपनी रुचि दिखाई। आशा है फिर कभी किसी विषय पर आपसे मुखातिब होने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। इस जिज्ञासा समाधान के खंड में बहुत संभव है कि आपके मन में उठ रही काफी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का भी समाधान इसमें हो गया हो, काफी भ्रम का निवारण हो गया हो। यदि नहीं और आपके कुछ और प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं और उनका समाधान यथासंभव देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।